नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। इस बुलेटिन में होगी हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। बुलेटिन में बात होगी किसान आंदोलन की। आंदोलन को लेकर ताजा अपडेट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कल के चक्का जाम की क्या तैयारी है इसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट होगी। साथ ही बताएंगे कि कैसे राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक नया फॉर्मूला दिया है। लेकिन शुरुआत करेंगे 26 जनवरी को लाल किले में हुए बवाल के एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव के रोज नए सबूत, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे वीडियो जो बताते हैं कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी, उसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। ये तस्वीरें ठीक लाल किला में ऊंचाई पर मौजूद तिरंगे के पैसेज के करीब की हैं। यहाँ 26 जनवरी को 25 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन ऊपर तक पहुंच गए। उपद्रवियों के सिर पर तो मानो खून सवार था। एक एक करके ये उपद्रवी तिरंगे वाले पैसेज तक पहुंच गए। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर लाल किले में सबसे ऊंचाई पर फहरा रहा तिरंगा था। यहाँ उपद्रवी अपना झंडा लहराना चाहते थे। उपद्रवियों के इरादे खतरनाक थे। ये समझने में पुलिस वालों को जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों पर गोली भी चलाई। चला गोली, गोली चला तू चला गोली चला तू। एक उपद्रवी को गोली लग गई। इसके बाद भी ये बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। प्रदर्शनकारी किसान सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि पुलिस ने फिर भी एहतियात बरतते हुए पैर की तरफ गोली चलाई थी। आकाश प्रीत नाम के शख्स को पुलिस ने बाद में हिंसा में गिरफ्तार किया था। हिंसा और हथियारों के साथ चढ़ाई के दूसरे सबूतों से जुड़ा ये वीडियो लाल किले के बाहर का है। तारीख वही है 26 जनवरी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये उपद्रवी वहां पहुंचे ही थे। उपद्रवी लाल किले का गेट तोड़ने की बात कर रहे थे। जरा सुनिए उपद्रवियों की जुबान से कैसे उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो रहे थे। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ये गेट और शांतिनाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे। शांतिनाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेडियम खोल गए ना, मारांगे जे प्यार नहीं नड़ने लगे। मान लो प्यार नाल, फिर हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है। खोलो शांति से, खोलो गेट नहीं करती, मारांगे। खोल दो, जे शांति नहीं खोलो थोड़ी स्टेडियम को मारांगे। सस्ते कहते खोलो, जल्दी खोलो। हथियार भी है, प्यार खोल दो, प्यार ना ये हथियार भी नाल ने बढ़ देंगे जे नहीं खोलेंगे। बस अरे डंडे तैयार रख लो, प्यार है, फिर हथियार है। प्यार नाल नहीं खोलेंगे, हथियार नाल खोलेंगे। डंडे मारे सिर च स्टेन ना ठोके ना मारेंगे जे नहीं मनणगे ता। बेखौफ उपद्रवियों ने यहाँ एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। बार बार ये उपद्रवी बता रहे हैं कि उनके पास हथियार हैं। जल्दी खोलो, हथियार भी है। ये सारी फुटेज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको जांच के लिए भेजा है। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, आज तक। 26 जनवरी को लाल किले में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। इससे जो भी कसूरवार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 72 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। पहली बार बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक फॉर्मूला पेश किया है। टिकैत ने यह फॉर्मूला आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में दिया। सीधी बात आप कल रात 8 बजे देख सकते हैं। क्या है यह फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 1967 में 1 क्विंटल गेहूं की एमएसपी 76 रुपए, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का महीने का वेतन 70 रुपए, सोने का भाव 300 रुपए तोला,
यानी 3 क्विंटल में 1 तोला सोना। ये गणित है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। आज तक के साथ सीधी बातचीत कार्यक्रम में टिकैत ने एमएसपी का फॉर्मूला देते हुए साफ कर दिया कि 1967 में जिस तरह 3 क्विंटल गेहूं में किसान 1 तोला सोना खरीद सकता था, उसी फॉर्मूले पर एमएसपी का भाव होना चाहिए। 1967 में भारत सरकार ने एमएसपी तय करा, गेहूं का रेट तय करा 76 रुपए पर क्विंटल। जो मास्टर था प्राइमरी का, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की 2500 ईंट खरीद सकते थे। कहना ये है फार्मूला कि हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। उसी हिसाब से जो दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट बढ़ा। अब टिकैत के इस फॉर्मूले से गेहूं का एमएसपी समझिए। सोने की कीमत इस वक्त करीब 48,000 रूपए तोला है। अगर 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला गेहूं खरीदे तो इस हिसाब से 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 16,000 रूपए होनी चाहिए, यानी 160 रूपए प्रति किलो। इस वक्त गेहूं की एमएसपी 1,975 रूपए है, यानी टिकैत के फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी को 8 गुना बढ़ाना होगा। सारी चीजें महंगी होगी ना। हम तो अनाज बेच के सारी चीजें खरीदते हैं। कहना क्या दूसरा कहना ये है फार्मूला कि हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। टिकैत का फॉर्मूला सुनने में आसान और आकर्षक है, लेकिन इसे लागू करना यकीनन मुश्किल है। शायद यही वजह है कि आंदोलन खत्म होने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा और अक्टूबर तक आंदोलन खींचने का फॉर्मूला तय होने लगा था। एक गांव 15 आदमी और 10 दिन, 1 ट्रैक्टर। एक गांव से 1 ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। सुना आपने टिकैत का सीधा और आसान फॉर्मूला। हर गांव से 1 ट्रैक्टर और 15 आदमी गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे और 10 दिन वहां रहेंगे। एक गांव से 1 ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। 26 जनवरी के उपद्रव के बाद से गाजीपुर के आंदोलन में राजनीतिक नेताओं की आवाजाही बढ़ चुकी है। कल भी विपक्षी सांसदों का एक दल गाजीपुर बॉर्डर आया था। ऐसे में आंदोलन के राजनीतिकरण का आरोप लगने लगा है। किसान आंदोलन के नेता बनकर उभरे टिकैत ने समर्थकों को आगाह किया है कि आंदोलन पर कोई लेबल नहीं लगना चाहिए। कहीं से भी ऐसा न लगे कि आंदोलन पीएम मोदी के खिलाफ है। 3 दिन से यहाँ पे, 4 दिन से एक अलग विचारधारा के लोग आए हैं। अब मैं उनसे भी आगाह कर देना चाहता हूँ, जो गलत विचारधारा का लोग यहाँ पे होंगे वो यहाँ से स्थान छोड़कर चले जाना। यहाँ पे बहुत हुआ, 4 दिन बाद, 4 दिन से शुरू हुआ एक मामला। यहाँ पे पूर्ण रूप से बयान है कि कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोल देगा, कोई उनको गाली नहीं देगा। हम अपने मंच का इस्तेमाल इस तरह के लोगों को नहीं करने देंगे। किसान आंदोलन पर राजनीतिकरण के अलावा सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के आंदोलन का ठप्पा भी लग रहा है। इस ठप्पे से बचने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसे लेकर आज टिकैत राजस्थान के करौली और दौसा में किसानों की सभा करने वाले हैं। हमारा कल करौली में और दौसा में 2 राजस्थान प्रोग्राम है। 7 तारीख में राकेश जी जा रहे हैं हरियाणा के दादरी जिले में, दादरी शहर में प्रोग्राम है। दूसरा पुराना जो हरियाणा में मेवात में है, वहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। इस बीच कल किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद आंदोलन की एक और बड़े दिन की तैयारी तेज है। गाजीपुर बॉर्डर से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ उनके बहाने सियासत साधी जा रही है। सड़क से संसद तक सियासी दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। कल विपक्षी सांसदों का दल गाजीपुर बॉर्डर गया था, लेकिन उन्हें किसानों से नहीं मिलने दिया गया और इस पर विपक्षी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजकर बाकायदा शिकायत की है। सड़क से संसद तक किसान आंदोलन पर घमासान मचा है। अब सियासत और धारदार होने जा रही है। 3 रोज से लोकसभा और राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर रह रहकर हंगामा हो रहा है। चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है, लेकिन घूम फिर कर बात किसानों की हो रही है। लेकिन विपक्ष अब चाहता है कि अलग से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो। 10 से ज्यादा विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग की है। विपक्ष के सांसदों ने अपनी चिट्ठी में किसानों को हो रही दिक्कतों का भी जिक्र किया और उनसे नहीं मिलने देने की शिकायत भी की।
इससे पहले विपक्षी दलों ने गाजीपुर जाकर किसानों से मिलने की कोशिश भी की थी। और जिस तरह का माहौल हमने देखा वो बहुत चिंताजनक था और हम सिर्फ किसानों को मिलने के लिए गए, लेकिन हमें कोई परमिशन नहीं दी गई, हमें रोका गया, टोका गया। और जो परिस्थिति वहां देखी, जिस तरह का माहौल था, वो देश के हित के लिए नहीं है और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ सुलह निकले। दिल्ली की सरहदों पर कीलबंदी जैसे कदमों को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। सांसदों के गाजीपुर बॉर्डर जाने के बाद एनसीपी सुप्रीमो पवार ने सरकार को निशाने पर लिया। समस्या हल करने की इनकी तैयारी नहीं। मुझे चिंता है कि ये ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी, आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत जबरदस्त संकट आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। उनके भाषण पर सबकी निगाहें हैं। हो सकता है कि वो अपने भाषण में विपक्ष के सवालों का जवाब दें। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल अभी जो चर्चा चल रही है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर है। विपक्ष की यह मांग है कि कृषि कानून पर अलग से चर्चा की जाए, लेकिन बीजेपी का कहना है और राज्यसभा में जब विपक्ष चर्चा कर रहा है तो लोकसभा में दिक्कत क्यों हो रही है? डिमांड अभी एक ही है। हम स्पीकर से 1 घंटा बात हुआ, एक ही डिमांड है कि किसानों को मसला लेके एक सेपरेट डिस्कशन होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति भाषण पर जो चर्चा उसी का अंदर किसान आए। हम चाहते हैं किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको लेके सेपरेट डिस्कशन हो। जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्यसभा में चर्चा हो रही है, वही दल है, तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ ऐसी बात है जो लोकसभा के हमारे जो विपक्ष वो ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा न होना ये एक प्रकार से बड़ा अवमानना भी है। सवाल ये है कि क्या किसानों के बहाने भारत को बदनाम करने की कोई ग्लोबल साजिश चल रही है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से कल से बवाल मचा हुआ है। हालांकि ग्रेटा ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर की थी उससे भारत विरोधी एजेंडे की साजिश का खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ, दिल्ली में जिस तरह से धावा बोला गया, जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव किया गया, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब उस सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसे पहले कागज पर उतारा गया, फिर जमीन पर अंजाम दिया गया। और इस साजिश की पोल खुली इस चेहरे से। My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया जानती है। पर्यावरण के मुद्दों पर ग्रेटा ने बहुत कम उम्र में खूब नाम कमाया, लेकिन ना तो ग्रेटा की मासूमियत पर जाइए, ना ही ग्रेटा की कम उम्र को देखिए। ऐसी ग्लोबल हस्तियां भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनी। ग्रेटा ने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। ये वही गूगल डॉक्यूमेंट है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक इस डॉक्यूमेंट की बातें सबके सामने आ गईं और इसी से भारत विरोध की वो साजिश बेनकाब हुई, जिस साजिश में ग्रेटा जैसे विदेशी चेहरे फुल एक्टिव हैं। ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा ये हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। इस डॉक्यूमेंट में भारत के विरोध में किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को हवा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक भारत विरोधी आंदोलन को तेज करने का
पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, ये सब बताया गया। कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जैसा इस डॉक्यूमेंट में दिए टूल किट में बताया गया, ठीक उसी तरह से आंदोलन के नाम पर अब तक हुआ भी है। अब सवाल यह है कि ग्रेटा जैसे ग्लोबल चेहरों के पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें आगे करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हिंसा के बाद पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जो अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं उनकी इन दिनों काफी चर्चा है। किसी आंदोलन या प्रदर्शन को लेकर कटीली तारें और कीले लगाकर बॉर्डर सील कर देने के इंतजाम पहली बार देखने को मिले। कटीले तार, सीमेंट के अवरोधक, लोहे की छड़ें, बैरिकेड और कीले। लोग कह रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर अगर सेना की तैनाती और कर दी जाए तो लगेगा ही नहीं कि ये दिल्ली का बॉर्डर है या देश का। हम अनाज बो रहे थे वहां पर, वे कील बो रहे थे। अब ये टिकैत के बयान का असर था या गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष के 15 सांसदों की विजिट का, या शायद कोई और बात रही होगी। लेकिन सुबह सवेरे एक शख्स छेनी हथौड़ा लेकर आया और अकेले ही लोहे की कीलों वाली पट्टियों को हटाने लगा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी हैं। आप कहाँ से आए हो, किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। हालांकि इन कीलों को कुछ किसान पहले ही अपने जूतों से मरोड़ कर जा चुके थे। अब पुलिस का प्लान है कि इन मुड़ी हुई कीलों को सीधा करके जरूरत के हिसाब से दूसरी जगह पर लगाया जाए। लेकिन इन कीलों ने जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी थी। अभूतपूर्व 12 लेयर सुरक्षा है। काश मोदी जी आपने यही 12 लेयर सुरक्षा लद्दाख में, अरुणाचल में और सिक्किम बॉर्डर पे लगाई होती तो आज हमारा हजारों वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में ना होता। वैसे गाजियाबाद वाली साइड पर जिस वक्त कीलें हटाने का कार्य प्रगति पर था, ठीक उसी वक्त 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसदों की टीम किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंची। लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली वाली साइड पर ही रोक लिया। कनीमोझी तो इतनी लेयर की सिक्योरिटी देखकर भौचक्की रह गईं। Our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away.
भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी सांसदों की विजिट अधूरी रह गई। दिल्ली पुलिस की अभूतपूर्व मुस्तैदी की वजह से वो बॉर्डर पार ही नहीं कर पाए। उन्हें बैरिकेड, फेंसिंग, लोहे के तार देखकर ही वापस लौटना पड़ा। जाते जाते वो अपना अनुभव जरूर बता गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। इस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग के आगे विपक्षी सांसद ज्यादा देर टिक नहीं पाए, लेकिन इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ 2 किलोमीटर दूर किसान टिके हुए हैं। विपक्षी सांसदों की इस शॉर्ट विजिट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एकदम शॉर्ट प्रतिक्रिया दी। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था गाजीपुर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इधर नहीं आने दिया। आप बैरिकेटिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था, वहीं बैठ जाते न, वे बैठ जाते, अब इंगे थे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मल्टीलेयर सिक्योरिटी का जायजा लेने पहुंचे गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे के चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुस्कान काफी कुछ कह रही थी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और एक बार फिर से बात होगी मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने दस्तक दे दी है। खासकर 3 पहाड़ी राज्यों की बात करेंगे जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य से नीचे है और इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चंद दिनों की हल्की सुस्ती और नरमी के बाद मौसम ने फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत में हिमालय के 3 पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से सफेद फाहें फिर से गिरने लगी हैं। धरती सफेद चादर की आगोश में है। पारा फिर से गोता लगा रहा है। पहले देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला का मंजर। मनाली में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ गिरने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। शिमला में कई दिनों की बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। एक ओर जहां मनाली में सैलानियों की मस्ती है, तो वहीं दूसरी ओर शिमला में जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही हैं। शिमला और मनाली ही नहीं, बल्कि नरकंडा, कुफरी और चैल में भी स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट आई है। उत्तराखंड में भी मौसम बर्फीला हो गया है। चमोली जिले के औली में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे स्कीइंग के दीवानों के चेहरे खिल उठे हैं। औली में जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। औली में रात का तापमान 0 से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक बर्फबारी जारी रह सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बदलते मौसम की वजह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उधमपुर जिले के मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद वहां कई इंच तक बर्फ जम गई। इसके अलावा श्रीनगर घाटी और ऊंचाई वाले इलाके जैसे गुलमर्ग और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री दर्ज हुआ। कुदरत का इशारा साफ है, अभी कुछ दिनों तक मौसम इन तीनों राज्यों में यूं ही सर्द बना रहेगा, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में होगा। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश हुई और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। औली से कमल नैन सिलोड़ी, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कदम से क्या महाविकास अघाड़ी सरकार में खटास आ जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्पीकर से इस्तीफा दिलवाकर कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उधर एनसीपी ने कह दिया है कि नया स्पीकर कांग्रेस से ही हो, ये तय नहीं। हाईकमांड ने मुझे आदेश दिया और उसी का पालन मैंने किया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद से नाना पटोले के इस्तीफे के बाद तय माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं। अब तक ये जिम्मेदारी रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोराट संभाले हुए हैं।
मेरे हाईकमांड ने मुझे आदेश दिया, का पालन मैंने किया है वो, और मुझे लगता है कि पार्टी के हाईकमांड का आदेश का पालन करना कार्यकर्ता करके उसका दायित्व जाता है, वो मैंने पूरा। पार्टी जो भी मुझे जवाबदारी देंगे उसको अच्छे से हम पूरा। अब सवाल ये है कि क्या अगला स्पीकर कांग्रेस पार्टी से ही होगा। महाराष्ट्र का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस स्पीकर का पद अपने ही पास रखना चाहती है, पर एनसीपी ने साफ कर दिया है कि ये फैसला महाविकास आघाड़ी के तीनों दल मिलकर करेंगे। शरद पवार ने आज तक से कहा, स्पीकर का पद अब चर्चा के लिए खुला है। ये फैसला हुआ था कि स्पीकर की कुर्सी कांग्रेस के पास जाएगी, पर ये फैसला नहीं हुआ था कि वो 1 साल बाद इस्तीफा दे देंगे। अब शरद पवार जी का कहना है कि फिलहाल जो स्पीकर का पोस्ट है वो तीनों पार्टियों के लिए खुला है, कोई भी जा सकता है। क्या आपको लगता है वो स्पीकर का पोस्ट अभी भी कांग्रेस के पास ही रहना चाहिए? देखो, तीनों पक्ष के हाईकमांड इसमें डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब 3 पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी तब तीनों पार्टी के हाईकमांड में एक मत हुआ और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना। सरकार में कैसे कैसे पोर्टफोलियो किसके रहेंगे उसका एक डिसीजन हुआ है, और मुझे लगता है कि हाईकमांड तीनों बैठ के वो डिसीजन लेंगे। शुक्रिया। तो ये थे नाना पटोले जो बता रहे थे कि इस वक्त फिलहाल पार्टी की तरफ से जो निर्णय लिया है उसी का आदेश का फॉलो करते हुए वो इस वक्त उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक।